Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. My name is Devdutt. I am chemistry faculty. Today we will discuss some important topic of chemistry. Here, first of all, we will talk about syllabus in 10th class regarding chemistry. Means अगर आप बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे? केमिस्ट्री की बात करेंगे. और अगर हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस की बात करते हैं, केमिस्ट्री क्लास 10, यहाँ पर अगर हम लोग सिलेबस की बात करेंगे तो देख ले केमिस्ट्री में कुल टोटल कौन कौन से चैप्टर हैं. इसमें सबसे पहले आपका जो चैप्टर है दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन. नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है एसिड बेस एंड सॉल्ट. एसिड बेस एंड सॉल्ट. नेक्स्ट चैप्टर इज पीरियोडिक टेबल. Again, metallurgy. Metallurgy is also known as metal and non-metal. Yeah, in another language we can say that isolation of element. That is also known as metallurgy. It's a chapter name. And next point is carbon and its compound. Carbon and its compound. अब यहाँ पर ये 10th क्लास के बेस पर ये 5 चैप्टर हम लोगों को समझने हैं. और इन 5 चैप्टर में अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ध्यान से समझना, 1, 2 और 3 ये तीनों चैप्टर जब आप 11th और 12th में इंजीनियरिंग और मेडिकल का पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो चैप्टर आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर केमिस्ट्री. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बेसिकली कंप्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करता है. अब एक्चुअली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th क्लास में केमिस्ट्री की ब्रांच के बारे में डिफाइन नहीं किया गया. बेसिकली अगर हम लोग आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दें तो केमिस्ट्री की जनरली 7 ब्रांचेस होती हैं, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में आई मीन 11th 12th के बेस पर अगर देखा जाए या 10th के बेस पर भी देखा जाए तो 10th के बेस में क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री की ब्रांचेस को नहीं किया गया. 11th 12th में केमिस्ट्री की क्लासेस को डिवाइड किया गया, उसकी ब्रांचेस को क्लासिफाई किया गया. लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की डीपली स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री को टोटल 7 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया. बट हम लोगों के सिलेबस में केवल 3 ब्रांचेस की स्टडी की जाती है, जिसमें एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो यहाँ पर हम लोगों को इसी के बारे में समझना है. अभी तक हम लोग बस ये देख रहे थे कि टोटल हमारे 10th में कितने चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर किस तरीके के कैटेगरी को बिलोंग करता है. तो ये सारे चैप्टर आपके 10th में है, लेकिन 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आने वाले एग्जाम और आने वाली क्लास में भी हेल्प करेंगे. और उसमें से 2 चैप्टर कौन से हैं? एक तो पीरियोडिक टेबल और एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. और आप सभी लोग जानते हैं, आपको बहुत सारे टीचर्स ने बताया होगा कि पीरियोडिक टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके साथ अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर की बात करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है. तो हम लोग इसी को शुरू करेंगे. हम लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पर डिस्कशन करना है. कौन सा चैप्टर डिस्कस करना है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो इस चैप्टर की बात करते हैं. अगर हम लोग चैप्टर की वर्डिंग पर जाएं, अगर हम लोग चैप्टर की वर्डिंग को देखें तो इसका नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और कार्बन से रिलेटेड बने हुए कंपाउंड. तो सबसे पहले हम लोग कार्बन की बात करते हैं. हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे कि कार्बन का जो सिंबल होता है वो कितना होता है? C होता है. अगर हम लोग इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है. और अगर हम लोग इसके एटॉमिक मास की बात करते हैं
तो इसका एटॉमिक मास कितना निकलता है? 12 निकलता है। इसी बेस पर अगर हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 6C12। ये किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। तो एक चीज और याद रखना, एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हियर वी कैन राइट Z इक्वल टू 6। सेम केस वी नो दैट एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय A, that is A equal to 12. Next point is if we will talk about to number of electron, proton और न्यूट्रॉन। तो बेसिकली हम लोगों को इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात करनी है। तो अब हम लोग एक चीज जानते हैं, वी नो दैट, ध्यान से समझना, वी नो दैट इन एन एटम, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का मेथड है वो क्या है? हम लोग जानते हैं, एक दो फॉर्मूले काम करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब अगर हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, तो हम लिखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अब चूंकि एक एटम की बात चल रही है, तो यहां पर जो कार्बन है उसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर है। इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 6। सेम केस अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात की जाए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ कार्बन एटम दोनों के कैसे आए? 6 आए। अब अगर हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉनों की, तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास कितना है? 12 माइनस एटॉमिक नंबर 6। फाइनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू आए 6। तो अगर देखा जाए, अब ध्यान से देखो, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एवरी एटम। तो इस केस में कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के कैसे होते हैं? बराबर। तो हम ये बात लिख सकते हैं क्या? इन अ कार्बन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम ऐसे लिख लेंगे, इन अ कार्बन एटम, अगर कार्बन एटम की बात की जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू किसके बराबर है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। और सबका वैल्यू कितना है? 6। तो ये बात, ये वाला जो जनरेशन मैंने लिखा, ये वाला जो मैंने पॉइंट लिखा, ये पॉइंट केवल कार्बन के लिए है, बाकी ऐसा नहीं है, ये कोई जनरल रूल नहीं है कि सभी के लिए काम कर जाए। लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं, ये मैंने जो आपको फॉर्मूला डिस्कस किया, एक ये वाला और एक ये वाला, ये सभी एटम के लिए जनरल है। तो ये तो बात हो गई कार्बन के जनरल इंफॉर्मेशन की, और आप सभी लोग इसको जानते भी हैं। अब हाँ, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो जरा, हम लोग जानते हैं एटम में 2 पोर्शन होते हैं। क्या? जब भी हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एटम में 2 पोर्शन होते हैं। कौन से? एक पोर्शन आपका होता है न्यूक्लियस और दूसरा पोर्शन आपका क्या होता है? सेल। तो अब देखो, जब भी हम लोग कार्बन के एटॉमिक नंबर पर बेस होकर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, तो कार्बन का बेसिकली एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इस बेस पर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होगा? 2 और 4। इट मींस कार्बन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं एक एटम में, तो ये तो हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की सराउंडिंग में ये हो गया पहला सेल और ये हो गया दूसरा सेल। तो यहाँ पर एक्चुअली पहला सेल क्या है? K है, और इस K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक्चुअली क्या होता है, इसको नाम देते हैं K और इसको नाम देते हैं L। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है K में? 2। तो मैंने ये अरेंज कर दिया 2। सेम केस अगला कौन सा है? L, और L में कितने हैं? 4। वो भी अरेंज कर देंगे 1 2 3 4। तो ये आपका एक एटम का स्ट्रक्चर आया। तो एक चीज समझ लो, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं।
और प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के कॉम्बिनेशन को आई मीन एडिशंस को सम ऑफ द प्रोटॉन एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इज आल्सो नोन एज एटॉमिक मास। इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी तक हम लोग आपको जो डिस्कशन बता रहे थे, समझ लो ध्यान से, अभी तक मैंने आपको जो भी डिस्कशन बताया ये आपको आता भी होगा, नो डाउट, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी आपको थोड़ा बहुत आप इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुनना। अब होता क्या है, हम लोग जानते हैं, आप लोग ये बात जानते होंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 118। लेकिन 118 एलिमेंट में से सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो कार्बन को ही दी गई। ऐसा क्यों? ये भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करता है कि कार्बन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई। बेसिकली कार्बन को इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई कि केवल कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अकेले 10 मिलियन कंपाउंड से भी ज्यादा कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी रखता है, जबकि बाकी के जो 117 एलिमेंट हैं वो केवल 50,000 टू 1 लाख कंपाउंड्स बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसलिए कार्बन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और यही रीजन है कि कार्बन पर बेस होके एक केमिस्ट्री की ब्रांच ही बना दी, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमें उन्हीं सारे कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन क्या करता है, कार्बन इतने क्लासिफिकेशंस को शो करता है, कार्बन इतनी इंपॉर्टेंस को शो करता है। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें उसी के बारे में समझना है। तो देखिए, तो ये तो बात हुई जनरल कार्बन की, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है ना। अब कार्बन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, एक तो ये पॉइंट। दूसरा, हम लोग एक प्रेजेंस ऑफ कार्बन की भी बात करते हैं। प्रेजेंस ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें, आप ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम आपको क्लिक हो जाएगा। देखो, अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कंपोनेंट्स, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस विदाउट कार्बन के क्रिएटेड ही नहीं है। ये भी एक कार्बन के इंपॉर्टेंस का बहुत ही बड़ा रोल है। अब देखो, अब जैसे मैंने ये ना सफेद शर्ट पहनी, देखो ध्यान से, मैंने सफेद शर्ट पहनी, लेकिन मैं कहता हूं इसमें कार्बन की प्रेजेंस है। हमारे पास ये व्हाइट कलर का रजिस्टर है, दिखता तो व्हाइट है, लेकिन क्या इसमें कार्बन है? यस, कार्बन है। अब कैसे पता चले? अब समझ लो कैसे पता चलेगा। हम इसको बर्न कर दें, हम इस पेपर को बर्न कर दें। जब ये बर्न हो जाएगा तो जो मटेरियल बनेगा, आई मीन आफ्टर बर्निंग, क्या आपको दिखाई देगा? आफ्टर बर्निंग आपको जो भी एस रिसीव होगी दैट इज कार्बन। सिंपल सी बात। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने जो साइड की बात की, ये दिखने में जरूर व्हाइट है, लेकिन अगर हम इसको बर्न कर देते हैं, अगर हम इसको जला देते हैं, तो क्या जलने के बाद भी ये व्हाइट रहेगी? नहीं, जलने के बाद ये व्हाइट नहीं रहेगी, ये ब्लैक हो जाएगी। इट मीन्स वही कार्बन है जो हम लोग इसको जलाते हैं तो धुआं निकलता है। वो धुआं किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का कि व्हाइट कलर का? ब्लैक कलर का। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी भी सब्सटेंस को इस तरीके से, मैंने आपको 1-2 एग्जांपल दिए, आप किसी भी सब्सटेंस को बर्न कर दो, आप किसी भी सब्सटेंस को बर्न कर दो, तो आप देखेंगे कि आफ्टर बर्निंग जो उसका कलर होगा, जो उसका निकला हुआ धुआं होगा, वो ब्लैक कलर का होगा। इसका मतलब क्या, उसमें कार्बन की प्रेजेंस है। हाँ, अब होता क्या है, कहीं कहीं पर कार्बन की प्रेजेंस कम है और कहीं कहीं पर कार्बन की प्रेजेंस ज्यादा है, लेकिन कार्बन की प्रेजेंस सभी में है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, अगर हम लोग ये व्हाइट कलर का पेपर लेते हैं और इसको बर्न करते हैं तो इसमें कार्बन की प्रेजेंस कम मिलेगी। साइड को हम लोग निकालें और इसको बर्न कर दें, तब भी इसमें हमें व्हाइट जो धुएं का कलर होगा ब्लैक उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसका मतलब क्या, इसमें कार्बन की प्रेजेंस कम है। लेकिन अब इसको हम लोग जरा डिफरेंट डायरेक्शन में देखते हैं। कभी आप लोग टायर की बात करना, रबर की बात करना, पेट्रोल की बात करना, डीजल की बात करना, इन सारे मटेरियल्स को जब आप बर्न करेंगे, इन सारे मटेरियल्स को जब आप बर्न करेंगे तो मैक्सिमम क्वांटिटी में यू कैन रिसीव द कार्बन। तो मैक्सिमम क्वांटिटी में आपको जो एस रिसीव होगा वो एस ही कार्बन की एक फॉर्म है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर सर्दियों में कहीं कहीं पर कॉर्नर्स में टायर जला दिए जाते हैं, तो जहां पर वो टायर जल रहा होता है वहां पर बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा होता है। विदाउट कार्बन कोई भी कंपोनेंट्स प्रेजेंस नहीं है। हाँ, कम और ज्यादा हो सकता है कंपाउंड्स का, आई मीन मटेरियल में कार्बन का प्रेजेंस कम या ज्यादा होना तो हो सकता है, लेकिन
विथआउट कार्बन की कोई भी मटेरियल नहीं बना हुआ है। हाँ, ऐसे आप ये नहीं बोलना कि सर अब H2O बताओ, H2O में कार्बन किधर होता है। हाँ, इस तरीके के केमिकल्स में थोड़ा सा हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी की चीज़ों में हम लोग बता सकते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा शुगर के एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो आप लोग जानते हैं शुगर का फॉर्मूला क्या होता है। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ C12H22O11। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट क्या, हम लोग डेली बेसिस पर इसको अपने अपने घरों में यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें देखो शुगर में कार्बन दिखाई दे रहा है, वो सामने दिखाई दे रहा है C12, कार्बन के 12 एटम है, इसका मतलब है कि कार्बन की प्रेजेंस है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ग्लूकोज C6H12O6, इसमें भी देखो कार्बन के 6 एटम प्रेजेंट है। इट मींस ग्लूकोज और शुगर में दोनों में ही कार्बन की प्रेजेंस है। अब हम बात करते हैं जरा कार्बोहाइड्रेट्स की। हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग जो रोटी खाते हैं, हम लोग जो अनाज की बात करते हैं, आटा जो लेके आते हैं, क्या उसमें कार्बन होता है? यस, उसमें भी कार्बन होता है। बेसिकली क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है कि ऐसे मटेरियल जिनको जब हम लोग इनटेक करते हैं तो हमें एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, उनकी अगर हम लोग पर्टिकुलर क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो वहां पर भी कार्बन की प्रेजेंस है। मींस विथआउट केमिस्ट्री आपकी लाइफ सर्वाइव ही नहीं हो सकती। आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक कार्बन के बारे में यूज किया जा रहा है, आई मीन केमिस्ट्री का यूज किया जा रहा है। और केवल कार्बन का नहीं, सोने के बावजूद भी हम लोगों को कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से हमारी बॉडी लिंक है। तो कहने का मतलब ये है केमिस्ट्री की इतनी इंपॉर्टेंस है, और केमिस्ट्री में प्रेजेंट कार्बन की कितनी इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब पॉइंट आता है कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सी वो प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पर कार्बन इतने इंपॉर्टेंस को शो करता है। अब हम उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जिसकी वजह से कार्बन इतना पॉपुलर है और कार्बन इतना प्रायर है। देखो जरा कैसे बात करेंगे कार्बन के बारे में। मैं इसको रब कर देता हूं, ये तो आपके सिलेबस की बात थी, खत्म हो गई। हाँ देखो जरा, अब हम लोग बात करेंगे कार्बन की, और कार्बन के प्रॉपर्टीज की। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बोला, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन का इतनी इंपॉर्टेंस है ना? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है? तो एक चीज समझ लो, कार्बन 4 डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करता है जो कि बाकी एलिमेंट नहीं करते, और यही रीजन है, इन्हीं 4 प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करता है, और यही रीजन है कि उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। कार्बन एक टेट्रावैलेंट है, या हम इसको टेट्रा कोवैलेंसी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं टेट्रा। अभी हम बारी बारी आपको ये सारी बातें बताएंगे कि टेट्रा कोवैलेंट क्या होता है, टेट्रा कोवैलेंसी क्या होता है। बस अभी हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी 4 पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पर कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कैटिनेशन। नेक्स्ट कार्बन की प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। नेक्स्ट आपका आता है पॉलीमराइजेशन। और नेक्स्ट आपका आता है आइसोमेरेज। इन 4 प्रॉपर्टी के बेस पर कार्बन एक इंपॉर्टेंस को शो करता है, और यही रीजन है कि कार्बन की एक पर्टिकुलर ब्रांच ही डिस्क्राइब कर दी गई, और उस ब्रांच का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रख दिया गया। अब हमें बारी बारी इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है। देखो जरा, सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको लिखा टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट, तो टेट्रा का मतलब तो 4 होता है, और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। वैलेंट का मतलब क्या होता है? वैलेंसी। तो कार्बन का जो वैलेंसी है वो कितना है? 4 है। देखो 4 तो आ गया ना, तो हम लोग लिख सकते हैं वैलेंसी ऑफ कार्बन। वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना हुआ? 4 है। और कार्बन की एक्चुअली वैलेंसी 4 है, इसलिए हम उसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। दूसरा, कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से
कार्बन न तो कंप्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर पाता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर पाता है। वो क्या करता है, दूसरे एटम की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनों को अपने में क्या करता है, शेयर करता है। इलेक्ट्रॉनों को अपने में क्या करता है, शेयर करता है, और इसीलिए उसको बोलते हैं टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा कोवैलेंसी। तो को का मतलब, टेट्रा का मतलब तो यहाँ पर 4 होता है, को का मतलब होता है टुगेदर, और वैलेंस का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। मींस अगर 4 एटम को एक साथ कंबाइंड करने की कैपेसिटी किसी एलिमेंट में है, दैट इज कॉल्ड टेट्रा कोवैलेंसी। और मींस कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 एटम को अपने में ज्वाइन करके कर सकता है और वो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग के द्वारा कंपाउंड बना लेता है। तो उस केस को हम लोग बोलते हैं टेट्रा कोवैलेंसी। तो ये तो कार्बन के पहले पॉइंट की बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे कैटिनेशन की। बेटा ध्यान से समझना है, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, इधर उधर बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं करो अपना। अब हमें समझना है कैटिनेशन। हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं आगे के केमिस्ट्री में। तो आप देखो नेक्स्ट पॉइंट है कैटिनेशन। अब कैटिनेशन होता क्या वो भी समझ लो। कैटिनेशन का अगर हम रियल मतलब देखें तो अगर एक एटम अपने ही एटम के साथ, अगर एक एटम अपने ही एटम के साथ क्या हो जाए, लिंक करना शुरू हो जाए, और वो लिंक करके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने की कैपेसिटी अगर रखता है, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकेज। कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकेज। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, और सेल्फ लिंकेज का मतलब ये है कि कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के साथ कंबाइंड हो सकता है। कैसे, देखो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, कार्बन अपने ही कार्बन के साथ कुछ इस तरीके से ज्वाइन होता है, देखो जरा, और एक लंबी सी चेन बना लेता है, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। और हम लोग जानते हैं कार्बन की सराउंडिंग में कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक कार्बन की सराउंडिंग में 4 बॉन्ड। कंटिन्यू कर दो। अब कार्बन को 4 बॉन्ड एडजस्ट करने के लिए हाइड्रोजन एक अंडरस्टूड एलिमेंट्स इंक्लूड कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से लिख सकते हो CH3 CH2 CH2 CH3। मैं अभी ये सारी बातें आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, लेकिन अभी बस आप प्रॉपर्टी पहले देख लो। ये तो हो गया पहला कंपाउंड। अब दूसरा कंपाउंड क्या है, कार्बन अगर आपस में एक चेन बनाता है, देखो ये चेन ही तो है, एक लंबी सी चेन है। इसके अलावा कार्बन ब्रांच भी बना सकता है। देखो बेटा ध्यान से, ये वाला तो एक चेन हो गया, और इससे निकला हुआ ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, ये आपका चेन ब्रांच हो गया। तो कहने का मतलब ये है कार्बन एक चेन बनाता है, इसके अलावा वो क्या करता है, वो ब्रांच कंपाउंड भी बनाने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कार्बन साइक्लिक कंपाउंड को भी डेवलप करने की कैपेसिटी रखता है। कैसे, देखो जरा, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है। एक कार्बन की सराउंडिंग में 4 बॉन्ड होने चाहिए, बट यहाँ पर हर एक कार्बन की सराउंडिंग में 2 बॉन्ड है। तो एक इधर, एक इधर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, सबके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो जरा ध्यान से देखो, कार्बन ने अपने ही एटम के साथ, मतलब कार्बन के साथ ही कंबाइंड होके 3 डिफरेंट कैटेगरी के कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी रखता है। और अगर कोई कंपाउंड 3 डिफरेंट कैटेगरी के कंपाउंड्स को बनाने की कैपेसिटी रख रहा है अपने ही एटम के साथ, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। और उसी को हम लोग बोलते हैं, कार्बन एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। यही बात है जिसकी वजह से कार्बन एक इंपॉर्टेंस को भी डेवलप करता है, और इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से बाकी की ये दोनों प्रॉपर्टी वर्क करती हैं। तो देख लो, अगर हम पहले पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये जो पहला पॉइंट है ये चेन है, क्या है, ये आपका चेन कंपाउंड बना रहा है। दूसरे पॉइंट में ये आपका ब्रांच बना रहा है, और तीसरे में वो आपका साइक्लिक कंपाउंड बना रहा है। तो देखो तीनों पॉइंट्स में कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ क्या कर रहा है, अरेंज हो रहा है, बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। दैट इज अ मेजर पॉइंट, आई मीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कार्बन। अब बारी आती है पॉलीमराइजेशन की। अब एक्चुअली है क्या, कैटिनेशंस की वजह से ही ये दोनों प्रॉपर्टी काम करती है। अब हमें ये समझना है कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं,
दिख रहा है ना सभी को? मैं यहां लिख देता हूं पॉलीमराइजेशन। अब ये पॉलीमराइजेशन क्या है ना? पॉलीमराइजेशन का मतलब है क्या? एक ही समझ लो, यहां पर दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है पॉली और दूसरा है मर। तो पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट। बहुत सारे पार्ट जब आपस में कंबाइंड होते हैं दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। और पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर्मेशन ऑफ, आपको याद रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर को फॉर्म करने की प्रॉपर्टी को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब ये पॉलीमर क्या है समझो ध्यान से। पॉलीमर दो वर्डिंग पर डिपेंडेबल है, एक पॉली दूसरा मर। मर का मतलब केमिस्ट्री में पार्ट होता है ना, और पॉली का मतलब तुम सभी लोग जानते हैं मैनी, मतलब बहुत सारे पार्ट जब आपस में कंबाइंड हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। अब देखो पॉलीमर का सबसे बेटर एग्जांपल, पॉलीथीन, जिसमें हम लोग मार्केट जब जाते हैं ना तो सब्जी लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड, वो जो पॉलीथीन है जिसमें हम सब्जी टांग के हैंग करके ला रहे हैं वो पॉलीमर है। और भी बहुत सारे मटेरियल, तुमने नाम सुना होगा मेलामाइन का, जिसके बर्तन बनाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा टेफ्लॉन का। ये सारे बेसिकली पॉलीमर है और ये सब कार्बन की ब्रांचेस से ही बनाए जाते हैं। तो इन सारे कंपाउंड्स को बनाने के लिए जो प्रोसीजर काम करता है दैट इज पॉलीमराइजेशन। जो भी प्रोसीजर काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। तो ये तो बात हो गई पॉलीमराइजेशन। अब एग्जांपल क्या है देखो, मान लेते हैं, यहां लिख देता हूं, मान लेते हैं मैंने n मॉलिक्यूल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, इसको बोलते हैं एथीन। मैं अभी सारी बातें बताऊंगा। और ये एथीन जब पॉलीमराइजेशन को शो करेगा तो यहां पर एक कंपाउंड बनेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड होल पावर n। दिस इज फॉर्मूला ऑफ पॉलीथीन। यही फॉर्मूला आपका पॉलीथीन का है। कौन सी पॉलीथीन? वो प्लास्टिक का ये फॉर्मूला होता है। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, जिनकी एक की डेंसिटी ज़्यादा होती है, एक की डेंसिटी कम होती है। आई मीन एक जल्दी फट जाती है, एक में हम सब्जी लेके आते हैं, लेकिन एक में बहुत चावल वगैरह भी लेके आते हैं तो वो नहीं फटती है। तो वहाँ पर जो केस है वो डेंसिटी का रिस्पेक्ट है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो आपका कम स्ट्रेंथ को शो करेगा, और जिसकी डेंसिटी कम वो कम स्ट्रेंथ को शो करेगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो ज़्यादा स्ट्रेंथ को शो करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन अपने ही कार्बन के साथ कंबाइंड होके दूसरे कंपाउंड बना लेता है, जिसमें एक वो प्रोसीजर को शो करता है दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और इसी पॉलीमराइजेशन के द्वारा वो डिफरेंट कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और कार्बन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोमेरिज्म। अभी आइसोमेरिज्म क्या है वो समझो। मैं इसको रब करने जा रहा हूं, अगर दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, मैं अच्छे से सुनते चलिए, सब कुछ समझ आएगा। बाकी मैं इसका लिंक आप लोगों को भेज दूंगा, सर से आप बात कर लीजिए, आपको इसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप इसको लेक्चर को देख भी सकते हैं। हाँ, अब पॉइंट आता है आइसोमेरिज्म का। कौन सा पॉइंट आता है? आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिस किसी भी कंपाउंड्स का एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना? ऐसे समझ लो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म में एक पार्ट होता है, कौन सा? जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 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 सेम
बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म के बहुत सारे पार्ट होते हैं, आइसोमेरिज्म बहुत लेंथी कंसेप्ट है, लेकिन हमें अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। मैं आपको बस एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, तो कार्बन इस प्रॉपर्टी को शो करने की वजह से इतनी इंपॉर्टेंस को शो करता है। तो अब यहाँ पर बारी आई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब क्या लिखा मैंने? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। कोई भी एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन वो डिफरेंट स्ट्रक्चर को जनरेट कर सकता है। कैसे? समझो। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा C4H10, ये कंपाउंड लिख दिया, और ये आपका क्या है? एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है, ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH2 CH3, ये इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। कितने कार्बन है? काउंट करो, 1 2 3 4, तो ये 4 आ गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 2 8 और 2 10। हाइड्रोजन कितना है? 10। दूसरा पॉइंट, इसी कंपाउंड को ऐसे भी बनाया जा सकता है, CH3 C CH3 और CH3, तो इसका भी देखो फॉर्मूला क्या है? कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और 4, मतलब 4 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 3 9 और 1 10। तो अब इसका भी फॉर्मूला कितना है? C4H10, और इसका भी फॉर्मूला कितना है? C4H10। अब देखो जरा ध्यान से देखो, दोनों ही केस में कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहा, लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया। और स्ट्रक्चर बदलने का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वही तो लिखा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे इनके प्रॉपर्टीज की, तो कार्बन 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करता है, और उन्हीं डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या बोलते हैं, सीरीज में रखा गया है। और अब हम लोगों को कार्बन से रिलेटेड कुछ चीजें और समझना है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। ये आपका हो गया कार्बन। अभी हम लोग 2 पॉइंट हमने आपको डिस्कस कर दिए। कौन से? एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया। दूसरा, वो प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से कार्बन को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया, आई मीन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, अब हम लोगों को इसके एलोट्रॉप्स पर डिस्कस करना है। किस पर डिस्कस करना है? एलोट्रॉप्स पर, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन की इन 3 ब्रांचेस पर मैंने अभी आपको डिस्कस किया। अभी हमें इसके आगे भी कंटिन्यू करना है। तो अगर ध्यान से देखो, मैंने अभी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पर बात की, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन पे बात की, अब हमें एलोट्रॉप ऑफ कार्बन की बात करनी है। और ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बस आपको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। इसमें सबसे पहला क्या होता है? डायमंड। दूसरा क्या होता है? ग्रेफाइट। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है फुलरेंस। और इसका पूरा नाम क्या होता है? बक मिस्टर फुलरेंस। ठीक है, तो ये आपके कार्बन के 3 एलोट्रॉप है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन जो फुलरेंस का रखा गया है, उसका फॉर्मूला होता है C60, ये फॉर्मूला है। ठीक है, डायमंड का कोई फॉर्मूला नहीं है, बस सिंबल है C। ग्रेफाइट का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, एक सिंबल है C। लेकिन अगर इन दोनों की बात की जाए तो जो डायमंड है वो एक हार्ड और रिजिड कंपोनेंट है, जबकि जो ग्रेफाइट है वो एक लेयर स्ट्रक्चर को शो करता है। मैं यहां लिख देता हूं, लेयर स्ट्रक्चर को शो करता है। जबकि जो कार्बन है
वो किसको शो करता है? कार्बन आपको सॉरी जो डायमंड है वो आपका एक हार्ड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को शो करता है जिसका जो ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको इनके बारे में समझनी थी, बाकी तो आप लोगों ने 9th क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। एक चीज और बता दूं, डायमंड का जो यूज है वो ड्रिल करने में आता है। ड्रिल करने का मतलब है ग्लास को काटने में आता है, ग्लास में होल करने में आता है। और अगर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, जब तुम लोगों ने देखा होगा ग्राउंड में अपने अर्थ को ब्रेक करती हैं, आई मीन उसको काटती हैं, तो वहाँ पर भी उनका जो पॉइंट होता है वो डायमंड का बना होता है। एक्चुअली होता क्या है, डायमंड इतना स्ट्रांग है कि जनरली टूटता भी नहीं है और ये ब्रेक भी नहीं होता, इसीलिए वहाँ पर इनका ड्रिल में इसके पॉइंट्स को यूज किया जाता है। दूसरा, गिलास कटर में भी इसका यूज होता है। गिलास मतलब कौन सा गिलास? पानी पीने वाला गिलास नहीं, कांच विंडो वगैरह में जो लगाते हैं, उसको भी कट करने के लिए हम लोग उस डायमंड कटर का ही यूज करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, डायमंड एक हार्डेस्ट एलिमेंट है, या आप ऐसे कह सकते हो डायमंड नॉर्मली ब्रेक नहीं होता, ये बहुत हार्ड होता है, टूटता भी नहीं है, इसीलिए इसका इन चीज़ों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट एक लेयर स्ट्रक्चर को शो करता है और ग्रेफाइट का जो जनरली यूज है वो लुब्रिकेशन में किया जाता है। लुब्रिकेशन का मतलब होता है जैसे मोटरसाइकिल वगैरह में या कार वगैरह में या साइकिल वगैरह में देखा होगा जो ग्रीस लगाया जाता है, साइकिल की चेन को हम लोग जो ग्रीस लगाते हैं, रिम को जो हम लोग ग्रीस लगाते हैं, वहाँ पर ग्रेफाइट का यूज किया जाता है उन मटेरियल्स को बनाने में। ऐसे डिफरेंट ऑयल को, इंजन ऑयल बनाने में भी उसका यूज किया जाता है। तो ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा और पढ़ा होगा। तो इतनी बात थी डायमंड्स की एक जनरल और बेसिक टर्म की। अब हम लोगों को इसके बाद इसी पॉइंट्स को आगे कंटिन्यू करना है और पढ़ना है किसके बारे में? कार्बन से रिलेटेड एक ब्रांच बनाया गया और उस ब्रांच का नाम रखा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को डिस्कस करना है सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन, अभी हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अगर हम लोग इन सब की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। मीन्स देख लो बेटा, मैं यहां पर लिख देता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंडों को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डेफिनेशन पुरानी हो गई। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, अगर ऐसे भी एलिमेंट्स आते हैं तो उस केस में भी हम उनको हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। बट जनरली अगर देखा जाए हाइड्रोजन प्लस कार्बन दैट इज हाइड्रोकार्बन, तो हम लोग इसकी बात आगे कंटिन्यू करते हैं। बट मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस बदल गई है। वैसे ही जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है वो सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक आई मीन जो नेचुरल प्रोसेस से बने हो, बाय नेचर जो रिसीव होते हो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिसीव हो, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन आज के टाइम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी डेफिनेशन बदल गई है और क्या बोल दिया गया है? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे, तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या होता है? हाइड्रोकार्बन कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन होता है और ये दो तरीके के कंपाउंड्स को क्लासिफाई करता है। इसमें एक कंपाउंड आपका सैचुरेटेड कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा आपका आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को टू टाइप से फिर से डिवाइड किया गया। इसमें एक आपका एल्कीन होता है और दूसरा आपका एल्काइन होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो, जब कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो तो उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन। जबकि अगर कार्बन कार्बन आपस में मल्टीपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो उस केस में हम उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के भी दो टाइप है,
एक एल्कीन और एक एल्काइन। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है दैट इज एल्कीन, और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है दैट इज एल्काइन। अब इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो कल का लेक्चर आज से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बस आज का लेक्चर यहीं ऑफ करते हैं।